हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पे क्या है? द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के, प्योरली एंड प्योरली एनसीईआरटी क्वेश्चंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखो, लिविंग वर्ल्ड वाले टॉपिक में हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, पर उस टाइम पे उसका डिस्कशन नहीं लिया था। वैसे मेरी नेक्स्ट टाइम से ये प्लानिंग है कि जो चैप्टर पढ़ाऊं उसका डिस्कशन उसके साथ में ही ले लूं। डिस्कशन बाद में करने से थोड़ा बेनिफिट ये भी रहता है कि जैसे पूरा चैप्टर करा दिया ना, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उस चैप्टर को भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद, या उसको बिल्कुल सेपरेट रखकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर अपन कुछ टाइम बाद उसको डिस्कस करते हैं तो वो क्या रिवाइज हो जाएगा। पर कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी रिदम बिगड़ जाती है, अचानक लिविंग वर्ल्ड वाला टॉपिक आप बीच में डिस्कस करते हो। मैंने बच्चों से कंसल्ट किया था, तो अभी जो चैप्टर्स की थ्योरी पहले हो गई उनका तो मैं रैंडमली बीच में डिस्कशन ले लूंगी, लेकिन हमारा जो करंट में टॉपिक चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अब से उस चैप्टर में मैं साथ में ही डिस्कशन कराऊंगी। जिस भी चैप्टर का जो भी लास्ट लेक्चर होगा, चाहे वो 5 लेक्चर में हो, 10 में हो या 11 में हो, अकॉर्डिंग टू द वेटेज एंड नंबर या लेंथ ऑफ द चैप्टर, तो लास्ट लेक्चर में अपन उसका डिस्कशन ले लेंगे। मतलब जहां यहां पर उसकी थ्योरी खत्म हुई, जस्ट उसके बाद अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कशन ले लेंगे। हर डिस्कशन में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो क्या है, आप बोलोगे मैम एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक, आई कैन फाइंड आउट आंसर्स। आई नो ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बड़ी इजीली आंसर्स को जानते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मात बच्चा कहाँ खाता है? लिखने में। कैसे लिखूंगा, कैसे नहीं लिखूंगा, ये लिखने की चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है स्टूडेंट्स के लिए। प्रेजेंटेशन को देखना, प्रेजेंटेशन को लिखना, किस फ्रेमवर्क में आपको चैप्टर को शो करना है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको मार्क्स क्या हो, अच्छे मिले। देखो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? इसका आंसर ये है, लिविंग वर्ल्ड में पहला क्वेश्चन है व्हाई आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। हमारे जो पूरे अर्थ में डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, उन्हें क्लासिफाई करने की नीड क्यों आ रही है? मैं एज ए रैंडमली भी तो पढ़ सकती हूँ। देखो क्लासिफिकेशन नीड के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या हमारी जो पकड़ने की पावर है वो आसान हो जाती है। जैसे मैंने ये कहा कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। तो पहला क्या आएगा? सबसे पहले आपको डाइवर्सिटी शो करनी पड़ेगी, उसके बाद नीड शो करनी पड़ेगी उन्हें क्लासिफाई करने की। 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल ठीक है, इस पूरी स्पीशीज में प्लांट की स्पीशीज भी आती हैं, ठीक है, एनिमल्स की स्पीशीज भी आती हैं, ठीक है। और अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करो कि देखो या तो आपको प्लांट दिख रहे हैं, छोटे पौधे से लेके बड़े प्लांट तक, या फिर आपको एनिमल दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले प्लांट एनिमल भी आते हैं। तो इन सबको पढ़ने के लिए क्या है, हमने क्लासिफिकेशन किया। भाई इनिशियली जब आपके पास लीनियस आए थे, तो लीनियस ने क्या बोला था कि अगर आपको ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं तो आप उन्हें बस 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो, एक एनिमल और एक प्लांट, एक एनिमल और एक प्लांट। तो उसी तरीके से हमारे पास हमारी जो वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ स्पीशीज है, तो उन स्पीशीज को पढ़ने के लिए हमें एक पैटर्न की जरूरत है, ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबका आंकड़ा क्या बनाता है, 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बात क्लियर हुई? प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज। अब ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि ये जो अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हम चीजों को क्या कर दें, क्लासिफाई कर दें। अब देखो
क्लासिफाई करने से क्या जरूरत है हमें, वाई आर लिविंग, भाई ये सारी चीजें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आती हैं, इन्हें क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत है, टू स्टडी all of them to study all of them properly, to study all of them properly, ठीक है, to study all of them properly, living organisms should be classified properly, ठीक है, should be classified properly। अब should be classified properly का मतलब क्या होता है कि क्लासेस में, ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न में क्या करना, अरेंज करना। क्लासिफाइड मीन्स टू अरेंज प्रॉपरली, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि सारे प्लांट को मैंने प्लांट किंगडम में डाल दिया, मैंने क्या करा, साम्राज्य बनाए। बैक्टीरिया को अलग से स्टडी करने के लिए मैंने उसे किंगडम मोनेरा में डाल दिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना प्लांट में फिट हुए, ना एनिमल में फिट हुए, ना फंगस में फिट हुए, मैंने उन्हें प्रोटिस्टा की कैटेगरी में डाल दिया। जो थोड़े ऑर्गेनिज्म सेल वॉल के बेसिस पर या प्लांट को ज्यादा फॉलो कर रहे थे, मैंने उन्हें फंगस की कैटेगरी में डाला। प्लांट्स को मैंने पूरे प्लांट्स को प्लांट किंगडम में डाल दिया और एनिमल किंगडम में डाल दिया। तो वेरियस साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था क्लासिफिकेशन को करने में। सो उस चक्कर में क्या है, आपका 5 किंगडम आए कि आप कुछ ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में डाल दो, ये लिखना ज्यादा अट्रैक्टिव है। एग्जामिनर को लगेगा यू वेरी वेल नो द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब देखो क्या है, इससे बेनिफिट क्या हुआ, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, क्यों क्लासिफाई करा जाता है, टू स्टडी them easily, to study them easily, to understand their features properly, their features मतलब characters properly, ठीक है। टू स्टडी देम इजिली, टू अंडरस्टैंड देयर फीचर्स प्रॉपरली, उनमें सिमिलैरिटी, देखो अगर दो मोनेरा को प्रोटिस्टा में डाल दिया तो डेफिनेटली आप बड़ी इजीली सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज को क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। टू स्टडी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन दिस, ये आंसर आपका कंप्लीट होता है जिससे कि मैं आगे पढ़ाऊं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शुड आई रब दिस आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग नाउ एंड देन। क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है, देखो पहला क्वेश्चन का था कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतनी सारी चीजों को एट अ ग्लांस पढ़ने के लिए। अब बात आती है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, अभी तक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्यों बदले जा रहे हैं। देखो जब अगर हम अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करें, अगर हम अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो पहले साइंटिस्ट है उनका नाम था एरिस्टोटल। उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला कि एरिस्टोटल ने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स चलते हैं वो एनिमल्स हैं,
जो नहीं चलते वो प्लांट्स हैं। चलो ये बात तो और ज्यादा डेवलप्ड, एरिस्टोटल ने तो और ज्यादा निचली बात भी बोली, उनको इतना ज्यादा इन मतलब एरिस्टोटल कहते फादर ऑफ बायोलॉजी एंड बॉटनी थे, तो सॉरी बायोलॉजी एंड जूलॉजी थे, उनके जो स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस वो फादर ऑफ बॉटनी एंड बायोलॉजी थे। एरिस्टोटल ने बोला कि आप प्लांट्स को हर्ब्स, शर्ब्स, छोटे मोटे पौधे और बड़े ट्रीज में डिवाइड कर दो जो कि चल फिर नहीं पाते हैं, और एनिमल्स को क्या कर दो, जो चल फिर पाते हैं उनको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि जिनका ब्लड रेड कलर है उन्हें रेड ब्लडेड में डाल दो, और जिनका कलर रेड ब्लड का नहीं है उन्हें नॉन रेड ब्लडेड में डाल दो, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वे टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फिर चेंज हुआ क्लासिफिकेशन में। लीनियस साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी में जो लिविंग वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लीनियस ने बोला कि लीनियस ने ये बोला कि आप क्या करो, सारे प्लांट्स को जो चल फिर नहीं पाते हैं, एरिस्टोटल की थ्योरी को उठाया, क्योंकि वन बाय वन अगर साइंटिस्ट आते हैं तो दूसरा साइंटिस्ट हमेशा पहले साइंटिस्ट को फॉलो करके चलता है। उन्होंने बोला आप क्या करो, सारे प्लांट्स को प्लांट किंगडम में डाल दो और सारे एनिमल्स को एनिमल किंगडम में डाल दो। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोला। अब क्या होता था, फिर लीनियस के बाद कौन से साइंटिस्ट आए, लीनियस के बाद आए हैकल। हैकल साइंटिस्ट ने क्या बोला, फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हो गया। मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स न्यू डिस्कवर होते गए, उनके नए नए फीचर्स आते गए, उनमें आपस में ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया गया, एक एनिमल को दूसरे किसी एनिमल से कंपेयर किया गया, तो दिन ब दिन डाइवर्सिफाइड बढ़ती ही गई। न्यू ऑर्गेनिज्म में कोई नया नया डेवलप कैरेक्टर मिला तो नया पढ़ने को मिला, नॉलेज बढ़ी। ठीक है, उनमें अपना एक अलग एडजस्टमेंट पावर है ऑर्गेनिजम्स में। तो हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हैकल ने बोला कि कोई ऑर्गेनिज्म जो प्रॉपर्ली ना तो प्लांट में फिट हो रहे हैं ना एनिमल में फिट हो रहे हैं या बीच के हैं, उन्हें आप प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में डाल दो। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद बात आती है कि फिर तीसरे साइंटिस्ट आए। तीसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला, तीसरे ने कोपलैंड आए। कोपलैंड ने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे जो बैक्टीरिया नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाओ आप। तो प्लांटे भी आ गया, एनिमेलिया भी आ गया, मोनेरा भी आ गया, प्रोटिस्टा भी आ गया। फिर 5वें में क्या करो, आर.एच. विटेकर फिर एक नए साइंटिस्ट है, उन्होंने 5वें क्लासिफिकेशन को देखा। उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत ही अलग ढंग की बनी हुई रहती है, काइटिन, उनका मेथड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, तो उन्हें क्या करो आप अलग जोन में डाल दो। तो एक फंगाई नाम का एक और किंगडम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इनिशियली वेरी मतलब जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा एंशियंट और इनिशियल टाइम से आया। कैसे आया देखो, इन्होंने क्या बोला, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, हमेशा वो चेंज होते जाते हैं और कुछ न्यूनेस लाते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन many things। ठीक है, दूसरी बात, many scientists, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से उठाया है इन्होंने। ठीक है, many scientists from ancient times contribute their time in establishing a reliable, जो सबको पसंद आए, समझ में आए, a reliable system of classification। ठीक है, a reliable system of classification। अब देखो इतना इसमें नहीं लिखना डीप में, अब चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन क्यों लिखा है, इसका आंसर देना है। सिस्टम्स आर चेंजिंग क्लासिफिकेशन, देखो एक सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सिस्टम्स है। सिस्टम्स आर चेंजिंग according to the characters
according to the characters of organisms. According to the characters of organisms. हर ऑर्गेनिज्म में अपना एक यूनिक कैरेक्टर है, अपना एक यूनिक फीचर है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आपका इतना है. इसमें अपन को पांचों साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बन जाएगा. आगे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आएगा, उसमें पूरा आंसर्स बताऊंगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक लाइन और लिख लो. every organism has its own unique character which is different from others. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट डाउन कर लीजिए सो दैट वी मूव इट. ये लिख लो, इसको लिख लो, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. शुड आई रब दिस? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. What different criteria would you choose to classify people that you meet often? जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत तरीके के लोगों से मिलते हो. जैसे आप सुबह उठे तो आप अपने घर वालों से मिल लेते हो. ठीक है, बाहर निकले तो पड़ोसियों से मिल लेते हो. आगे बढ़े लाइफ में, स्कूल में थे तो स्कूल फ्रेंड से मिले, देन कॉलेज फ्रेंड से मिले, देन आप अपने लाइफ पार्टनर से मिले. इफ यू विल मैरी, जब आपकी मैरिज की एज आती है तो अपने लाइफ पार्टनर से मिलते हो, उससे आपकी शादी होती है. यू विल बॉर्न किड्स, तो आप उनके फ्रेंड से मिलते हो. मतलब आप अपनी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने लोगों से मिलते हो. अगर मैं मिनिमम में बात करूं तो 5 से 7 लोगों से तो आप रेगुलरली मिलते ही हो. कभी आपको वही बिछड़ा वाला दोस्त मिल गया तो पागल हो जाते हो खुशी के मारे, या ऐसा आदमी मिल गया जैसे भयानक चिड़े, तो उससे तो दिमाग ही, आज मुझसे बात मत करो, मेरा मूड बहुत खराब है, आई एम लिटरली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. डे टू डे लाइफ में बोलते जैसे जो आपको पसंद नहीं आता. अब आप क्यों ये क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हो कि what different criteria would you choose to classify people that you meet often? किन सिद्धांतों से आप डिसाइड करते हो कि मैं जिस आदमी से मिल रहा हूं वो किस टाइप का है, मैं कैसे उसको क्लासिफाई करूंगा. देखो, अगर आप जनरल आम भाषा में बात करो तो आप सामने वाले का क्या है, नेचर और कैरेक्टर को पकड़ते हो. नेचर और कैरेक्टर को पकड़ते हो. जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी आदमी से मिले, आपने देखा दैट पर्सन इज वेरी गुड इन लैंग्वेज, समझ लो लेडी या मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, कि दैट पर्सन इज वेरी मच सॉफ्ट इन स्पीकिंग, बहुत ही प्यार से बात कर रहा था. वो बिल्कुल भी अब्यूजिंग वर्ड्स, गाली गलोच वाले वर्ड्स को यूज नहीं कर रहा था. वो बहुत प्यार से बात कर रहा था. उसने मुझे बहुत रिगार्ड दिया, मुझसे पानी पूछा, उसके एटिकेट्स और एथिक्स सामने आए. उसने बहुत वेल ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए थे. आप तो क्या है, एकदम इंप्रेस हो जाओगे उसको देखकर. सेकेंड टाइम मिलने का भी मन करेगा. लेकिन उसी के अपोजिट आप किसी दूसरे आदमी से मिले, वेदर दैट पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल, लेडी, गर्ल और अ बॉय, उसने आपसे बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं की, बोला हट जाओ, यहाँ बैठ जाओ. ठीक है, या फिर आपसे पानी तक नहीं पूछा. ठीक है, मतलब उन्होंने आपको वो रिगार्ड नहीं दिया जो आप ऑलरेडी उस आदमी से मिल चुके थे. तो यू कंपेयर्ड बोथ द पर्सन्स. तो आपको लगा कि नहीं, जिसने मुझसे सॉफ्ट स्पोकन किया, जिसमें ज्यादा एटिकेट्स थे, एथिक्स थे, सोशलिज्म था, वो मुझे ज्यादा पसंद आया. तो पर्सन के बोलने से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एथिक्स से, उसके कैरेक्टर से यू कैन डिटेक्ट सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ एंड क्लासिफाई दी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो जनरली जो क्राइटेरिया आप ढूंढोगे, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, नेचर कैसा है, रूड है, अकड़ू है, एंगर है, गुस्सैल है, एटीट्यूड वाला है, घमंडी है. ठीक है, या फिर सॉफ्ट स्पोकन, वेरी मच सोशलाइज. ये टाइप्स ऑफ पर्सन, नेचर है पर्सन का, वेरी मच सोशलाइज. ठीक है,
कुछ लोग होते हैं जब देखो रोते रहते हैं हर बात पे, हाय मेरा ये गुम गया वो गुम गया, हमेशा क्या नेगेटिव वाले, डिप्रेसिव। और कुछ लोग होते हैं वेरी जॉयफुल, लाइफ में कितनी भी परेशानियां आ जाए वो हमेशा हंसते रहते हैं। आप कौन से की तरफ जाना चाहोगे? वेदर यू गोट दिस, मैं बोलूंगी हर कोई अच्छे की तरफ ही तो जाना चाहे, कौन चाहेगा कि मेरी संगत बुरी रहे, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं लुकिंग वाइज, बॉडी लैंग्वेज पर, ठीक है। इस बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी अदरवाइज नहीं लेना है। देखो हर किसी को गॉड ने बनाया है। अब मैं ये थोड़ी कहूंगी कि मैं तो सिर्फ ऐश्वर्या राय के साथ ही रहूंगी क्योंकि वो ब्रह्मांड की सबसे विश्व सुंदरी है, ऐसा तो नहीं ना। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे आप अपने किसी दोस्त के पास बैठे हो और वो नहाता ही नहीं है, बैड स्मेल, फाउल स्मेल आपके आ रही है, फ्रेंड के बालों में जुएं पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसमें से पसीना आ रहा है, वो पसीना आप पे टपका रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बॉडी लैंग्वेज के खिलाफ है। लेकिन एक है साफ सुथरा नहा धोकर बैठा हुआ है, ठीक है, आपको देखा कि यार खाना खाने से पहले हाथ धो रहा है, ठीक है, खाना पूरे ऐसे नहीं खाना जबरदस्ती खा रहा है और गिराता ही जा रहा है, गिराता ही जा रहा है। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को शो करता है कि आप में कितने मैनर्स हैं, ठीक है। आपसे अच्छे से बात कर रहा हो या आप उसमें बहुत शेयरिंग प्रॉपर्टी हो, ठीक है। जैसे आप खाना नहीं ला पाए और उसने कहा कि मेरे साथ शेयर कर लो, कोई बात नहीं, तो यू विल इम्प्रेस बाय द पर्सन्स नेचर एंड बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्लीन एंड टाइडी रहना और ये अनटाइडी, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या क्या है, और भी बहुत तरीके रहते हैं। एक आदमी है बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, देखो एजुकेशन से भी आपके नेचर पे डिपेंड नहीं करते, कभी कभार लोग पढ़े लिख के भी गंवारों जैसी बातें करते हैं, पर एजुकेशन से यू कैन डिसाइड अ पर्सन्स लेवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एक आदमी है अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज करके बात कर रहा है, एक है अच्छी लैंग्वेज में सोबर तरीके से अच्छे वर्ड्स, मैनर्स वाले वर्ड्स, जैसे वो आपको बोल रहा है हेलो सर हाउ आर यू प्लीज हैव अ सीट, और एक है इधर आके बैठ जा। दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्राइटेरिया से आप पर्सन्स को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, वेदर अ गुड पर्सन और वेदर अ बैड पर्सन, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस आंसर ऑल्सो गेट कंप्लीटेड, शुड आई रब दिस सो दैट वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर अगर आदमी को आप जानते हो, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, या उससे रिलेटेड पूरी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर, जैसे मैं कह रही हूं कि मेरी पॉपुलेशन है, होमो सेपियंस की पॉपुलेशन है पूरी, तो मैं या तो पूरी पॉपुलेशन को पढ़ लूं, तो मैं मेरी पूरी पॉपुलेशन को तब पढ़ पाऊंगी जब मैं पर्टिकुलर एक आदमी को पकड़ के पढ़ूंगी, ठीक है। तो व्हाट डू वी लर्न, एक्चुअली पढ़ते क्या है, समझते क्या है। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, व्हेन वी identify an organism, when we identify an organism, we will observe its क्या क्या, उसकी क्या क्या चीजें देखते हैं, we will observe its external characters, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल कैरेक्टर्स में फिजियोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो कि देख के नजर आएंगे, और फिजियोलॉजी में फंक्शन, ठीक है। तो वी विल ऑब्जर्व इट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। अब देखो इन चीजों से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी बनती है।
अब बॉडी क्या है, जैसे अब आप क्या करोगे, जैसे एक पर्सन के बारे में आपने ये सब पढ़ लिया, बहुत सारे लोगों को पढ़ रहे पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो उस पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एरिया की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में ये सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी, उनके आसपास और भी बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कि वहां का नेचर कैसा है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, कितनी गर्मी है, कितनी बरसात है, किस तरीके का फूड पॉपुलेशन इनटेक करती है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, तो वो भी अपनी चीजों को क्या करती है, चेंज कर लेती है। अगर वो चेंज कर लेती है तो उस टाइम पे वो क्या अडॉप्ट करती है, ठीक है, किस तरीके से वो ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, अपने आप को किस तरीके से एक्लिमेटाइज कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। ये सारी चीजें जब आप एक इंडिविजुअल को देखते हो तो वो पूरी पॉपुलेशन पे क्या हो जाती है, एप्लीकेबल हो जाती है। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का रिलेशन दूसरे से कितना है, ये सारी चीजें एक पॉपुलेशन में हुई जाती हैं। तो इन अ पॉपुलेशन ठीक है, इन अ पॉपुलेशन we will discuss about organism and various other factors। वेरियस अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, देखो, जैसे वहां का क्लाइमेट, वेदर, ठीक है, क्लाइमेट, वेदर, ठीक है, और आप कह सकते हो वहां का फूड, किस तरीके का शेल्टर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, और रिप्रोडक्शन। ये सारी चीजें आप देखते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर भी यहीं खत्म होता है, इसको लिख लीजिए जिससे कि अपन आगे चलें। ये हो गया, शुड आई रब दिस? चलिए नेक्स्ट आंसर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आम का साइंटिफिक नेम है, दो तरीकों से साइंटिफिक नेम को लिखा गया है मैंगो का, सही कौन सा है पहचानिए। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम दे दो, ठीक है। ICBN एंड ICZN साइंटिफिक नेम्स की बॉडी है। क्या था, इंटरनेशनल कोड of botanical nomenclature in 1961 and international code for zoological nomenclature in 1964. We are actually revising it also. अब इन्होंने बोला कि आप क्या करो, प्लांट्स और एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दो, ठीक है। प्लांट्स का बोटेनिकल नेम हो जाएगा और एनिमल्स का जूलॉजिकल नेम हो जाएगा। अब आपने दोनों को अगर नाम दिया है, अगर आपने दोनों को नाम दिया है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको एक साइंटिफिक नेम देना है तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म का नाम होगा, साइंटिफिक नेम होगा, वो 2 पार्ट्स में कंपोज्ड होगा, ठीक है। ये भी 2 पार्ट्स में कंपोज्ड है। हमें तो क्या होता है, गलती पकड़नी है इसमें, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहला नाम होगा जेनेरिक नेम विच इंडिकेट जीनस, और दूसरा नाम होगा स्पेसिफिक एपिथेट विच इंडिकेट स्पीशीज नेम, ठीक है। उसके बाद रूल आता है कि ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 नेम्स, फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज, ठीक है। जो स्पीशीज का नाम है, सॉरी, जो पहला नाम है, जो फर्स्ट नेम है ऑर्गेनिज्म का विच इज एक्चुअली द जीनस, उसका जो पहला टर्म होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, है सही है। लेकिन जो स्पीशीज है, जो दूसरा नाम है ऑर्गेनिज्म का, जो स्पेसिफिक नाम है, जो स्पीशीज को डिनोट करता है, उसमें पहला वर्ड स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कैपिटल, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। कैपिटल, रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ऐसे तो इसमें एक और चीज अपन को खुद से ऐड कर देनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। एक चीज हम खुद से ऐड करते हैं, मैंने क्या बोला कि दी साइंटिफिक नेम आर डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक्स, थोड़ा झुका हुआ। तो क्या बोला है कि जब आप प्रिंट करवा रहे हो या हैंड रिटन में लिख रहे हो, अगर आप इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा आपने, जैसे आपने ऐसे लिखा, तो जब आप खुद इटैलिक्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको दोनों नामों को अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप लिख दो इटैलिक्स में, जनरली प्रिंट ही करते हैं क्योंकि लिखने में इतना सुंदर लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो, सिंपल इंग्लिश टर्म में लिख रहे हो विच इज नॉट एक्चुअली इटैलिसाइज्ड लैंग्वेज, तो आप दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करो। मेंजीफेरा इंडिका, ये रिटर्न में क्या करो, अंडरलाइन करो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये शुड आई रब दिस, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। देखो जब हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, था तो हमने ये कहा था कि ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं। उस हर कैटेगरी को एक रैंक का नाम दिया, ठीक है। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करोगे, मैंने क्या बोला था कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में कर दो इजी स्टडी के लिए। हर कैटेगरी को क्या बोला, रैंक बोला। उस रैंक को क्या बोल सकते हो, टैक्सा या फिर टैक्सॉन, टैक्सा या फिर टैक्सॉन। क्या बोल रही हूं, organisms classified on the basis of some observable characters into various categories, ठीक है। each category has its own name, and called as rank और टैक्सॉन। हर कैटेगरी का अपना एक नाम है और पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक फॉर्म में बोले टैक्सॉन नंबर 1, टैक्सॉन नंबर 2, टैक्सॉन नंबर 3। तो टैक्सॉन नंबर 1 भी कैटेगरी, उसका अपना कुछ नाम है, टैक्सॉन नंबर 2 भी कैटेगरी, उसका अपना कुछ नाम है। तो ये बोला कि ऑर्गेनिजम्स को क्या है, एक ऑर्डर में क्लासिफाई करो, एक लेवल में, एक कोई ऊपर से नीचे तक क्लासिफिकेशन करो, जिसको बोलेंगे हायरार्किकल लेवल, जिसमें हर एक लेवल एक कैटेगरी जिसका अपना कुछ नाम है और जो एक मतलब बोलते हैं ना कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हर कैटेगरी को, टैक्सॉन। क्या होगा देखो, किंगडम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, हायर से लोअर चल रहे हैं, अपन हायर से लोअर चल रहे हैं। जितना हायर टैक्सॉन उतना ऑर्गेनिजम्स के बीच में कम एसोसिएशन, ठीक है। किंगडम, फाइलम या डिवीजन एंड प्लांट्स में, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इधर लिख देती हूं जगह नहीं हो तो, जीनस एंड स्पीशीज। मतलब किंगडम इज वन ऑफ द कैटेगरी, वन ऑफ द रैंक और टैक्सॉन। फाइलम और डिवीजन वन ऑफ द कैटेगरी, टैक्सॉन और रैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर भी होता है, इसको लिख लो आप, ठीक है, इसको लिख लो। शुड आई रब दिस,
दूसरा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। मतलब ये एक हायरार्कियल लेवल है, ये एक हायरार्कियल लेवल है, ये एक हायरार्कियल लेवल है। अब आप इसे चाहे हायरार्कियल लेवल बोलो, कैटेगरी बोलो, टेक्सोन बोलो, रैंक बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, देखो कैसे है, देखो कौन सा वाला सही है, खुद देखो। स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, नीचे से ऊपर चल रहे हैं अपन, जो अपन ने पहले लिखा था उसको याद करो। फिर है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम। जीनस, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, इसको देखो ध्यान से। देखो कैसे लिखोगे आप, एक काम करो ना, इसको लिख लो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, अब देखो एरो की रो में चलो, स्पीशीज, देन जीनस, उसके बाद फैमिली छोड़ के ऑर्डर बोला है, ऑर्डर के पास फैलम। ये सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड में देखो, जीनस को पहले लिखा नो, स्पीशीज बाद में आएगा, उसमें स्पीशीज ऑर्डर नहीं, स्पीशीज के बाद तो जीनस आएगा, तो नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस, आगे चले। Try to collect all the currently accepted meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand और bacteria on the other hand. देखो ये तो वैसे क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, एक्चुअली मेनली क्या है यहाँ पर स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है। स्पीशीज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड पीपल, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड पीपल who are able to reproduce with each other and able to produce fertile offsprings. ठीक है, जैसे मेरी जैसी कोई एक लड़की है, बिल्कुल मेरी जैसी स्पीशीज की है, उसके साथ एक लड़का है, वो दोनों शादी करते हैं और आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक बच्चा पैदा करते हैं। वो बच्चा भी फर्टाइल होना चाहिए जो आगे बच्चों को जन्म दे पाए, फर्टिलिटी, सिंपल भाषा में तो यही है। अब मैं कह दूं कि क्या एक स्पीशीज का मेंबर, मतलब एक जैसे एक कैट की कोई स्पीशीज है और एक डॉग की कोई स्पीशीज है, कैट में आपको दुनिया जहान की डाइवर्सिटी की कैट दिखेंगी लेकिन वो सब कैट है। डॉग में आपको दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे पर वो डॉग है। डॉग रिप्रोडक्शन करके एक न्यू डॉग पैदा कर सकते हैं, वो डॉग आगे रिप्रोडक्शन करके उसकी प्रोजेनी को बढ़ा सकता है। कैट में, लेकिन डॉग कैट के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, करवा भी दो आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से मेहनत करके न्यू टेक्नोलॉजी से, लेकिन अभी तक तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिले हैं वो अनफर्टाइल मिले हैं। जैसे आप ऐसे एक गधे को घोड़े के साथ रिप्रोड्यूस करवाओ तो म्यूल नाम का ऑर्गेनिज्म मिलता है। गधा एक अपना स्पीशीज जाति का आदमी है, घोड़ा एक दूसरे जाति का आदमी, दोनों का कोई मेल नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सिमिलैरिटीज दिखती होंगी बट यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, क्योंकि हॉर्स इज डिफरेंट स्पीशीज एंड डोंकी इज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो दोनों को अगर आपने मेट करवाया तो म्यूल नाम का ऑर्गेनिज्म बनता है विच इज इनफर्टाइल। ठीक है, तो स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो अक्षमता है, ये जो इनकैपेबिलिटी है स्पीशीज के एक ऑर्गेनिज्म की कि दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस बाउंड्री को, उस गैप को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ interrelated organisms who are able to reproduce with each other, दिखने में भी काफी हद तक सिमिलर ही रहेंगे ना, who are able to reproduce with each other and produce fertile offsprings.
ठीक है। अब देखो स्पीशीज चाहे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एक छोटा हर्ब्स हो, शर्ब्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, या कितने भी एनिमल्स की कैटेगरी हो, सबकी अपनी स्पीशीज होती है। ठीक है। शुड आई रब दिस आंसर स्टूडेंट? देखो, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। हम लोग कैसे लिख रहे हैं, देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, जीनस, स्पीशीज। कहने का क्या मतलब है, एरो को देखो, एरो की ट्रिक को देखो। ये चीज इसको पॉइंट कर रही है, मतलब इसका ग्रुप इसको बना रहा होगा, इसका ग्रुप इसको बना रहा होगा, इसका ग्रुप इसको बना रहा होगा, इसका ग्रुप इसको, इसका ग्रुप इसको और इसका ग्रुप इसको। जितनी लोअर टेक्सोन पे रहोगे, जो ऑर्गेनिज्म जितने लोअर टेक्सोन, देखो ये सब किसके बने हुए हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के बने हुए हैं। ये किसके बने हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स के बने हुए हैं। सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज कैरेक्टर को देखकर। अब दूसरी बात क्या है कि जितने जो ऑर्गेनिज्म जितने लोअर टेक्सोन पे रहेंगे, उनके बीच में उतनी ज्यादा एसोसिएशन, उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज, उतने ज्यादा इंटर रिलेशनशिप, उतनी ज्यादा इंटरब्रीडिंग की पावर आएगी। जितना ऊपर जाते जाओगे उतना एसोसिएशन ऑर्गेनिजम्स के बीच में खत्म होता जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे जीनस है, मैं बोलूंगी ग्रुप ऑफ स्पीशीज, क्या कहलाता है, जीनस। नो डाउट कि जो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज को बना रहे हैं उनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी इन कंपैरिजन टू जीनस, हैविंग लेस सिमिलैरिटीज या लेस इंटर रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अपन तो नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या आता है, ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर। ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर। इसमें आपको एग्जाम्पल लिखने तो लिख लो, क्योंकि मैं आपको जब जो चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें सबके एग्जाम्पल्स बता चुकी हूं। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट एग्जाम्पल्स विद, वैसे तो लिखना, उससे आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। फिर आता है आपका फैमिली, ग्रुप ऑफ जीनस। आपकी जो टेबल बनी हुई है ना एनसीईआरटी में, उसको फॉलो करो आप, मैं अभी आपको बताती हूं। क्लास, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद फाइलम। फाइलम क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लास। देखो, इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए हम एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे। ठीक है। देखो, अपन कोई भी अगर आंसर लिखते हैं तो उसके जैसे अपन एग्जाम्पल में लिखा, जैसे आप जीनस की बात कर रहे हो, जीनस की बात में मैं कर रही हूं ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ग्रुप ऑफ स्पीशीज में कैसा आएगा, देखो, अगर मैं टाइगर की, जैसे मैं आपकी लॉयन, पैंथर या टाइगर की बात करती हूं, तो इनके स्पीशीज नेम कैसे होंगे। लियोपर्ड का क्या होगा, पैंथेरा लियो। ठीक है। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है स्टूडेंट्स। लॉयन का क्या है, पैंथेरा लियो। इसका क्या है, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। और तीसरा, जैसे लियोपर्ड है तो पैंथेरा पार्डस। ये तीनों एक ही स्पीशीज के लोग हैं,
इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, एक कॉमन जीनस बनाया, मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म अ कॉमन जीनस। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात आती है, जैसे जीनस में क्या गया, पैंथेरा दोनों को कॉमन आ गया, नो डाउट आप बुक खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फैमिली आती है, उसके बाद क्या हो जाती है, आपकी फैमिली आ जाती है। अब फैमिली में क्या है, फैमिली कौन सी आएगी, देखो ये इसमें आपका दे रखा है, जैसे ये कौन सी फैमिली के अंदर आएंगे, बताओ आप मुझे, कौन सी फैमिली में आएंगे, ये तीनों कैनिडे फैमिली में आते हैं। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस, इन तीनों के स्पीशीज नाम क्या है, अलग अलग हैं, पर ये एक ही जीनस में आ रहे हैं। अब क्या किया, देखो थोड़े और क्लोज रिलेशन पे गए, जैसे इन्होंने बोला कि इस फैमिली की रिलेशन आपकी कैट से भी है, जो कि फेलिडे नाम की फैमिली में आती है, कैट। ठीक है, मतलब कैट के कुछ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके ये टाइगर, पैंथर, लियोपर्ड से मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इन सारे जीनस को एक फैमिली कैनिडे में डाल दो, जो कि आपकी जो कैट की फैमिली है फेलिडे से क्या हो जाती है, मिलती जुलती है। उसके बाद इन सबको, ये दोनों कौन से ईटर्स हैं, मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं, ऐसे तो बिल्ली दूध भी पीती है। ठीक है, पर और सिमिलैरिटीज को कंपैरिजन किया गया तो इनका ऑर्डर आया कार्निवोरा, मतलब मांसाहारी, जो कि कार्निवोर्स को खाते हैं, जो कि क्या करते हैं आपकी, ये आपके यहीं से बकायदा लिखा हुआ है, ऑर्डर में क्या आएगा आपका कार्निवोर, ऑर्डर में क्या आएगा आपका कार्निवोर। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लास के बारे में बात करें, क्लास आएगी मेमेलिया, मैमल्स की क्लास आएगी। जो कैरेक्टर्स मैमल से मिलते जुलते हैं, जैसे कि चल सकते हैं ये लोग, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से एडजस्ट करता है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, इनकी स्किन होती है, इनके 4 पैर, तो मतलब सारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, फीडिंग करवाते हैं, सारी चीजें मैमल से कंपेयर करी तो हमने कौन सी क्लास में डाल दिया, मेमेलिया। कौन सी क्लास में डाला, मेमेलिया। ठीक है, उसके बाद आप फाइलम में कौन से डालोगे, कौन से फाइलम में डालोगे, देखो एनिमल्स का कौन सा फाइलम होता है, अभी देखो शायद आपने क्या एनिमल किंगडम नहीं देखा, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। एनिमल किंगडम में जैसे ये लोग, अगर अब आप इसको और ज्यादा डीप में बढ़ो, फाइलम को, किंगडम तो क्या है, एनिमेलिया, किंगडम क्या है, एनिमेलिया। फाइलम आता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद क्लास में कौन सी डाला इनको, मेमेलिया। ठीक है, ऑर्डर में कौन सा आ गया, कार्निवोरा। फैमिली कैनिडे, जीनस क्या हो गया, पैंथेरा, स्पीशीज कोई सी भी हो सकती है, लियो, समझ आया आप, टिग्रिस, पार्डस। नो डाउट क्लियर हो गया आपको, मतलब ग्रुप ऑफ दीज 3 फॉल इन अ कॉमन जीनस पैंथेरा। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑल पैंथेरा फॉल इन अ कॉमन फैमिली कैनिडे, ग्रुप ऑफ कैनिडे फॉल इन अ कॉमन ऑर्डर कार्निवोरा, ग्रुप ऑफ कार्निवोरा फॉल इन अ कॉमन क्लास मेमेलिया, ग्रुप ऑफ मेमेलिया फॉल इन फाइलम कॉर्डेटा। और एनिमल है, टाइगर तो एनिमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रब कर दूं, शुड आई रब दिस, हाउ इज अ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो की क्या होती है, की मान लो की एक चाबी होती है, की इज अ क्लू, की इज अ क्लू, की इज अ क्लू हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कपलेट। कैसे आप इस की के थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो क्लू की
हैविंग कपलेट ऑफ कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अभी किस तरीके से मदद करेगी, मतलब किस तरीके से आपको क्लू देगी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। जैसे मैंने लिखा कि पहले नंबर पे क्लू है हैबिटेट। ये क्या है, आपकी एक की है, एक क्लू है। इसके पास दो डिफरेंट अपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आएंगे जो कि इसके कपलेट कहलाएंगे। मैंने कहा पहला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है आपका एक्वेटिक, जमीन पे रहने वाला और पानी में रहने वाला। अब आपने बोला कि अगर आपको इसके बाद लिखा हुआ है गो टू, ये देखो नंबर 1 की है, ये नंबर 1 पे गो टू की नंबर 20, गो टू की नंबर 20। मैंने क्या बोला कि हैबिटेट में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, एक टेरेस्ट्रियल एक एक्वेटिक है। अगर आपको टेरेस्ट्रियल वाले ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है तो उसके सामने लिखा है गो टू की नंबर 20। मतलब ये देखो, इसका मतलब है कि 2 से लेके 19वें तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कौन से होंगे, पानी में रहने वाले। भाई आपको एक क्लू मिला, क्लू के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इसके सामने क्लू लिखा है गो टू की नंबर 19, ठीक है, गो टू की नंबर 20। मतलब यहां जो ऑर्गेनिज्म है वो टेरेस्ट्रियल है, समझ लो मंकी। मतलब की नंबर 2 से लेके की नंबर 19 तक सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, पानी में रहने वाले। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट हुआ ना, आपने एकदम से हैबिटेट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं जो धरती पे रहते हैं और मंकी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है यहां पर लिखा है एक और क्लू, मतलब अब ये क्या है, ये की हो गई, ये क्या है 20वें नंबर की हो गई। इसको तो अवॉइड करना है, हमें एक्वेटिक देखना ही नहीं है। अब यहां पर की लिखी है कि हैविंग हेयर्स, बाल हैं कि नहीं, और नॉट हैविंग हेयर्स। ठीक है, इसके सामने लिखा है गो टू की नंबर 30। ठीक है, हैविंग हेयर्स के सामने लिखा है, मतलब ऐसा मंकी, ऐसे मंकी के आगे और पढ़ो जिसमें बाल हैं, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट है, और इसमें जिसमें हेयर्स नहीं है। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कपलेट है ये। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें लिखा है गो टू की नंबर 30, मतलब 21 से लेके 29 तक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके शरीर पर हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। यहां पर आ गया, यहां पर लिखा है गोरिल्ला। समझ गए आप? मतलब की ने आपको क्लू दिया, आपका अनवांटेड टाइम नहीं वेस्ट किया और डायरेक्ट आपको ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में मदद करवा दी। अब आप क्लासिफाई कर लो, मंकी एंड गोरिल्ला बोथ कम इन दी फाइलम कॉर्डेटा, सॉरी क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, शुड आई रब दिस? एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स फटाफट। Yes, this is the last one. Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and an animal. देखो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में मैं आपको बता चुकी हूं, इससे पहले वाला आंसर था, मैं बता देती हूं आपको। देखो टेक्सोनॉमल हायरार्की का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में क्या करना, डिवाइड करना। हायरार्की में आएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब मैं कोई भी एक एनिमल ले रही हूं, एनिमल की फॉर्म में मैंने लिया।
एनिमल की फॉर्म में मैंने लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आगे अपन लिखते हैं, देखो एनिमल में मैंने उठाया लॉयन को, एक एनिमल को उठाया जो कि लॉयन है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो। तो क्या लिखूंगी, लियो पैंथेरा, फैमिली कैनिडे, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम में एनिमेलिया। ठीक है, अब आप आ जाओ एनिमल पे, मतलब सॉरी प्लांट पे। प्लांट में आई एम टेकिंग मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। सही है, गलत तो नहीं है ना। चलो, स्पीशीज में क्या आएंगे, इंडिका, फिर क्या आएगा, मैंजीफेरा, फैमिली एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर डाइकोटिलीडनी। ठीक है, क्लास सेपिंडेल्स, क्लास क्या आएगी, सेपिंडेल्स, फाइलम आएगा एनाकार्डियेसी और किंगडम में क्या आ जाएगा, प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई, बात आप लोगों को समझ में आ गई। दिस इज द एंड। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो लिविंग वर्ल्ड में छूटा हुआ डिस्कशन था वो कंप्लीट हुआ। आई होप मैंने आपको इतना तो समझा ही दिया होगा कि आप आंसर्स अच्छे से लिख के आओगे। प्लीज आंसर्स को अपनी जान से ज्यादा लिखो, पूरा पोटेंशियल उसमें भर दो। इतना सुंदर आंसर लिखो कि एग्जामिनर बिना पढ़े ही मार्क्स देते। योर हैंड राइटिंग शुड बी अप टू डेट, क्लियर। अभी हो सकता है मेरा हैंड राइटिंग इतनी क्लियर नहीं हो क्योंकि आई एम जस्ट टेलिंग यू, लेकिन जब आप वहां लिख रहे हो प्रॉपरली क्लियर लिखो, सुंदर। जैसे ऐसे आपने लिखा है तो प्रॉपरली सुंदर दूर अक्षर में लिखो, फाइलम। जैसे यहां पर फाइलम की जगह मुझे डिवीजन लिखना चाहिए। ठीक है, यहां डैश लगाओ, यहां डैश, बिल्कुल नीट एंड क्लियर, दूर लिखा हुआ एग्जामिनर को दिखना चाहिए। सटीक आंसर लिखो, इतना भी कचरा मत लिखो कि वो कंफ्यूज ही हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला लेक्चर डिस्कस हुआ था पहले चैप्टर का। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कशन करेंगे, देन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, और अपन पूरी कोशिश करेंगे कि अब से मैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर से आपको डिस्कशन चैप्टर के साथ ही करवा लेंगे, बाद में नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसा भी आपको स्टूडेंट्स आपको लगे बता देना, आपको उसी दिन करना है तो उसी दिन कर लेंगे, बाद में भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। बाद में क्या हुआ, आपका इतना पुराना वहाँ चैप्टर छूट कर रिविजन हो गया ना, जो आपको लगेगा, जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं आपको दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।